नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एस्कोल एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों अभी हम इस समय स्मार्ट क्लासेस में टॉपर्स टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस आदि एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और इसमें इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो इसी में आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश गवर्नरों के कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए कार्य, लड़े गए युद्ध तथा उनकी उपलब्धियां। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल में भारतीयों के लिए नागरिक सेवाओं के दरवाजे खोलने के लिए प्रसिद्ध है? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में भारतीयों के लिए नागरिक सेवाओं के दरवाजे खोलने के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल 1786 से 1793 था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया और भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं के दरवाजे खोल दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई? ए कर्जन, बी कैनिंग, सी मिंटो, डी डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ यानी कि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल सन 1848 से 1856 तक था। तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ की नीति लागू की, और जिसके तहत जिन भारतीय रियासतों के शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया जाता था। और इसी के तहत डलहौजी ने सबसे पहले 1848 में सतारा को शामिल किया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1850 में बघात, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली और 1856 में अवध को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और अवध पे तो कुशासन का आरोप लगा के अपने राज्य में मिला लिया। बाकी सब में कुछ न कुछ ही, ज़्यादातर उत्तराधिकारी का ही हवाला देकर उस राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न संख्या 3 है, 1757 के प्लासी युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेस्टिंग, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल था। पहली बार 1757 से 1760, दूसरी बार 1765 से 1767। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया, जिससे ब्रिटिशों का भारत में प्रभाव बढ़ गया। तो प्लासी की लड़ाई में विस्तार में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर रखी है। डिटेल में देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? ये प्रश्न संख्या 4 है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी कैनिंग, डी कॉर्नवालिस। भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में ही पहली भारतीय रेलवे मुंबई से थाने शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए कैनिंग, बी डलहौजी, सी एलनबरो, डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने विद्रोह को दबाने और प्रशासन में सुधार के लिए कई कदम उठाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी डलहौजी। तो स्थायी बंदोबस्त जैसा कि हम पहले प्रश्न में देख चुके हैं,
लॉर्ड कॉर्नवालिस 1893 में अस्थायी बंदोबस्त लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 था और 1793 ही इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू करके जमीन का राजस्व निश्चित कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रॉलेट एक्ट 1919 को लागू करने के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? रॉलेट एक्ट भारत में 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड चैम्फोर्ड, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो भारत में रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू किया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्फोर्ड थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, पहले इसी में देख लेते हैं। लॉर्ड चैम्फोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था और लॉर्ड चैम्फोर्ड के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिससे भारतीय जनता में बहुत असंतोष फैल गया और इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर रखा है रॉलेट एक्ट के बारे में। तो आप डिटेल में जानने के लिए पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? ए कर्जन, बी डफरिन, सी मिंटो, डी लॉर्ड रीडिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड चैम्फोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच में था। सही और इसी बीच में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, किस गवर्नर जनरल ने 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट को पारित करवाया? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट को पारित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1785 तक था और ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में पारित हुआ, जिससे कंपनी का प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के अधिक नियंत्रण में लाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 1784 में किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में प्रशासनिक सुधार किए? ए लॉर्ड कैनिंग, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। तो पिछले प्रश्न को ही घुमा के दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है, तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या बी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1785 ईस्वी तक था। वॉरेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से प्रशासनिक सुधार किए, जिससे कंपनी के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 1799 में टीपू सुल्तान के हार के बाद मैसूर को किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? ए वॉरेन हेस्टिंग,
बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में टीपू की हार के बाद मैसूर को गवर्नर जनरल मैसूर को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकल्प संख्या सी लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन इसकी सत्य बात यह है कि इन्होंने मैसूर को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और वहाँ के वाडियार वंश जो कि हैदर अली के कब्जा करने से पहले वाडियार वंश का शासन चला आ रहा था, तो वहीं के एक 5 साल के बच्चे को जो उसका राजकुमार था वाडियार वंश का, टिक्का कृष्णा राजा को गद्दी पर बैठाकर उसको उसके थ्रू ये शासन करते थे। लॉर्ड वेलेस्ली इनका कार्यकाल 1798 से 1805 था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को मार दिया और जैसा कि बताया कृष्णा टिक्का राजा को गद्दी पर बैठाकर खुद ही शासन करते थे उसके नाम पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अफीम युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्य में लड़ा गया? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड ऑकलैंड। अफीम युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में लड़ा गया। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 ईस्वी तक था। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में अफीम युद्ध 1839 से 1842 में लड़ा गया, जिससे ब्रिटिश और चीनी साम्राज्य के बीच व्यापारिक विवाद उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किस गवर्नर जनरल ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। इनके समय में मैकाले ने 1845 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लाया हुआ था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, जिससे भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। कार्यकाल तो इनका था, लेकिन अगर पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछेंगे कौन ये लेके आया था इस शिक्षा प्रणाली को, तो मैकाले लेके आया हुआ था और मैकाले की शिक्षा नीति अभी तक चलती आ रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किस गवर्नर जनरल ने 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत की? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत की, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था और इन्होंने ही 1853 में मुंबई के थाने में रेल की शुरुआत की, जिससे भारत में यातायात और परिवहन में क्रांति आई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किस गवर्नर जनरल ने तीसरे मैसूर युद्ध जो कि 1790 के 92 में लड़ा गया था लड़ा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा था, जो कि 1790 से 1792 तक चला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों वो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, वो वेलेस्ली के समय में लड़ा गया था, जो कि 1802 से 1805 तक चला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 था और इसी बीच में ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में लड़ा गया था, जो कि टीपू सुल्तान के खिलाफ था और इसी के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1793 ईस्वी में हुई थी। 1792 क्विट इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? ए शिक्षा सुधार, बी प्रशासनिक सुधार, सी आर्थिक सुधार, डी धार्मिक सुधार। क्विट इंडिया एक्ट का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी प्रशासनिक सुधार।
ब्रिटिश इंडिया एक्ट का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के अधीन अधिक नियंत्रण में लाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सतारा राज्य को किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड डलहौजी ने सतारा साम्राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1748 से 1756 के बीच में था और इसके बारे में डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ की हम दूसरे प्रश्न में ही चर्चा कर चुके हैं डिटेल में, तो आप प्रश्न संख्या 2 को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेल्लेस्ली के कार्यकाल में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। लॉर्ड वेल्लेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था और इन्हीं के समय में 1803 से 1805 के बीच में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। और इस युद्ध का कारण बसीन की संधि थी 1802 में, जो कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से की थी। और इस युद्ध की समाप्ति राजघाट की संधि 1805 में, जो कि लॉर्ड एमहर्स्ट के साथ हुई, जॉर्ज बार्लो और अंग्रेज़ों के साथ में हुई थी, उसके साथ में ही ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने चार्टर एक्ट 1813 पारित करवाया? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित करवाया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक था। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में ही चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर किया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट के ही कार्यकाल में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों ने बर्मा के खिलाफ विजय प्राप्त की। और लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, किस गवर्नर जनरल ने 1833 में चार्टर एक्ट पारित करवाया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 का चार्टर एक्ट पारित करवाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था। 1828 से 1835 ईस्वी तक था लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसमें कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक संरचना में सुधार किया गया। प्रश्न संख्या 24 है, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था और इसी समय में ही, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एलनबरो के समय में ही 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो दोस्तों, इस समय लॉर्ड ऑकलैंड के ही कार्यकाल में ही पहला आंग्ल अफगान युद्ध चालू हो गया था और उसी का ही परिणाम था कि 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध को इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न संख्या 25 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू हुआ? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग।
तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1773 के गवर्नर जनरल के कार्यकाल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दोस्तों इसके 1773 वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल 1785 ईस्वी था। वैसे तो 1782 से 1783 तक ये बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद 1783 में ही ये बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इनके अंडर में मद्रास और बम्बई की भी प्रेसिडेंसी आ गई और इनको कार्य करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया और जिसे कंपनी में प्रशासनिक सुधार लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लाफे की नीति किस राज्य में को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले 17 को मिलाया गया 1848 में। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। और झांसी को 1853 में मिलाया गया, अवध को 1856 में मिलाया गया और नागपुर को 1854 में मिलाया गया 17। और डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। ये हमने चर्चा कर ही लिया है। प्रश्न संख्या 27 है किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लाफे की नीति के तहत नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो इसको डलहौजी ने मिलाया था, अभी हम पिछले प्रश्न में भी देख लिए हैं। और नागपुर को 1854 में मिलाया था। इनका कार्यकाल 1848 से 56 के बीच में था। अगला प्रश्न है 1828 में दूसरा बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लड़ा गया। ये है विकल्प ए लॉर्ड एमहर्स्ट, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में 1824 में दूसरा बर्मा युद्ध आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था और इन्हीं के समय में 1824 से 1826 के बीच में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध चालू हुआ था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित करवाया गया। ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, बी लॉर्ड चैम्फोर्ड, डी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी में था और इन्हीं के कार्यकाल में 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिससे भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व मिला। प्रश्न संख्या 30 है प्लासी का युद्ध 1757 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लड़ा गया। तो एक क्लाइव के समय में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी तक था। और 1757 के प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया, जिससे ब्रिटिश की बंगाल में स्थिति मजबूत हुई। प्रश्न संख्या 31 है किस गवर्नर जनरल ने 1929 में सती प्रथा को समाप्त किया। ए विलियम बेंटिक, सी डलहौजी, बी डलहौजी, सी एमहर्स्ट, डी कैनिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1929 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था और इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया, जिससे इस अमानवीय प्रथा को रोकने में मदद मिली। और इसमें राजा राम मोहन राय ने भी बहुत प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 32 है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध के सारे युद्धों का कारण ही संधि ही था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। वो कारण भी संधि था और इसका परिणाम भी संधि ही हुआ करता था। प्रश्न संख्या 33 है सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। इसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, ये डलहौजी थे। तो सही आंसर है विकल्प संख्या बी
डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच में था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैफे के समय में ही 1848 में इन्होंने सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अगला प्रश्न है, एक सेकंड दोस्तों, प्रश्न संख्या 34, किस गवर्नर जनरल ने चार्टर एक्ट 1813 पारित किया? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, ये मिंटो प्रथम थे दोस्तों। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 ईस्वी तक था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिससे भारत में प्रशासनिक और विधायिका सुधारों की शुरुआत की गई। और एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। और लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 ईस्वी था, और इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 है कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 में लड़ा गया था, ये लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में लड़ा गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 1849 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिख साम्राज्य का विघटन हुआ और पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, ट्रीटी ऑफ गुलियाना किस गवर्नर जनरल के समय में हस्ताक्षरित हुआ? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ट्रीटी ऑफ गुलियाना पर हस्ताक्षर किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1818 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ गुलियाना पर हस्ताक्षर किया गया, जो ब्रिटिश और बर्मा के बीच में एक समझौता था। प्रश्न संख्या 35 है, किस गवर्नर जनरल के समय में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, इसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच में था। तो इन्होंने कुशासन का आरोप लगा के अवध को 1856 में अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। प्रश्न संख्या 38 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा में सुधार किए गए? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कर्जन के समय में भी भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 या कहीं कहीं पे 1898 में भी लिखा गया है, तो 1899 से 1905 के बीच में था। और इन्हीं के समय में भारतीय सिविल सेवा में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिसमें प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया गया। प्रश्न संख्या 39 है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1928 तक था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1915 का डिफेंस इंडिया एक्ट 1916 में लागू किया, जिससे युद्धकाल के दौरान कड़ी सुरक्षा के नियम लागू किए गए। प्रश्न संख्या 40 है, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग की? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग की। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग की। सही आंसर, और जिससे स्वतंत्र आंदोलन की दिशा स्पष्ट हुई। और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग यानी कि स्वराज की ही स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 41 है कि गवर्नर जनरल ने 1876 के
रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पेश की। ए नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। बी लॉर्ड लिटन। सी लॉर्ड कैनिंग। डी लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड लिटन ने 1876 में रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पेश किया। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 के 1880 ईस्वी तक था। तो लॉर्ड लिटन ने 1876 में रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पेश की, जिसमें भारतीय प्रशासन में सुधार के सुझाव दिए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया? ए लॉर्ड वेल्जली। बी लॉर्ड डलहौजी। सी लॉर्ड कैनिंग। डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कैनिंग के बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी था। अगला प्रश्न है, और 1793 में ही इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्टे की नीति किस गवर्नर जनरल ने के तहत किस गवर्नर जनरल ने लखनऊ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। बहुत बार चर्चा कर लिए हैं। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 में था, और 1856 में इन्होंने कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न संख्या 44 है, सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? ए लॉर्ड कर्जन। बी लॉर्ड कैनिंग। सी लॉर्ड डलहौजी। डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, जिसको अभी हम PWD बोलते हैं। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1901 में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण और संरचना विकास को बढ़ावा देना था। प्रश्न संख्या 45 है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के प्रमुख कारण क्या थे? ये संधि का उल्लंघन। बी क्षेत्रीय विस्तार। बी आर्थिक विवाद। सी युद्ध की उत्तेजना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण जो कि 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था, इसका कारण संधि का उल्लंघन था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, एंग्लो लिखा हुआ है, चाहे आंग्लो पढ़ो चाहे आंग्ल पढ़ो, का प्रमुख कारण सिंध संधि उल्लंघन था और ब्रिटिश साम्राज्य की सिख साम्राज्य पर दखल अंदाजी थी। और पहला आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1844 से 1846 के बीच में लड़ा गया था, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, और इन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 1848 तक था। प्रश्न संख्या 46 है, किस गवर्नर जनरल ने 1877 में संगठन और प्रशासन में सुधार किए? ये लॉर्ड लिटन। बी लॉर्ड मिंटो। सी लॉर्ड डलहौजी। डी लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड लिटन ने 1877 में संगठन और प्रशासन में सुधार किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक था। लॉर्ड लिटन ने 1877 में भारतीय प्रशासन और संगठन में सुधार किए, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार और को बढ़ावा देना था। प्रश्न संख्या 47 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? ए विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधित्व का विस्तार। बी केंद्र सरकार में की शक्तियों का विस्तार। सी व्यापारिक सुधार। डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का प्रमुख प्रावधान विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधित्व का विस्तार करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधित्व का विस्तार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में प्रमुख प्रावधानों में विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधित्व का विस्तार करना शामिल था, जिससे भारतीयों को अधिक राजनीतिक भागीदारी मिली। प्रश्न संख्या 48 है, कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दूसरा बर्मा युद्ध 1852 से 1853 में लड़ा गया? ए लॉर्ड एमहर्स्ट। बी लॉर्ड कर्जन। सी लॉर्ड डलहौजी।
डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 1853 के बीच लड़ा गया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 था। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1852 से 1853 में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिशों ने बर्मा पर विजय प्राप्त की। प्रश्न संख्या 49 है, गुलाम मोंट को किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, डी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में गुलाम मोंट को स्थापित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। सही, लॉर्ड मिंटो के समय में ही गुलाम मोंट लागू किया गया, जिससे भारतीय प्रशासन में सुधार हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। किस गवर्नर जनरल ने 1835 में मेडिकल काउंसिल का गठन किया? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मेडिकल काउंसिल का गठन किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1853 ईस्वी तक था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1853 में मेडिकल काउंसिल का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं में सुधार करना था। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए हम प्रश्न 50 तक ही आज फॉलो कर रहे हैं। बाकी 51 से 100 तक के प्रश्न को हम कल फॉलो करेंगे। और आज का टेस्ट यहीं तक समाप्त होता है। और इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।